नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज का हमारा जो विषय है वो है मराठों का उत्थान एवं पतन। विषय लंबा है इसलिए मैंने इसको दो भागों में बनाया है। और हमने पढ़ा था पहले शिवाजी, जब हमने पढ़ा शिवाजी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो मराठा साम्राज्य किस प्रकार शिवाजी ने किस प्रकार सारे मराठों को यूनाइट किया और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनके बाद भी क्या हुआ, बहुत सारे योग्य शासक आए, ठीक है, और उन्होंने मराठा साम्राज्य को एक बहुत बहुत ज्यादा तक बहुत बड़ा विस्तार दिया। ये समझिए कि इन्होंने राजस्थान और गुजरात और मालवा मालवा मतलब मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि उड़ीसा तक इन्होंने अटैक किया। आप समझ लीजिए महाराष्ट्र से उड़ीसा तक अटैक हो रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान तक भी अटैक हो रहा है। अफगानिस्तान में क्या किया था उन्होंने, अब्दाली जो अहमद शाह अब्दाली था उसका जो प्रतिनिधि था उसको वहां से पराजित किया था, हटाया था। तभी अहमद शाह अब्दाली ने फिर इन पर अटैक किया था। तो एक बड़े भूभाग पर, यानी ये महाराष्ट्र हो गया, इधर ये गुजरात पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। राजस्थान में भी कब्जे का मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं इन्होंने चौथ और सरदेश मुखी लेना शुरू कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी अधीनता थोड़ा इन्होंने स्वीकार कर ली यहाँ राजपूताना में, गुजरात में, ठीक है ना। और ये मालवा, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये तो यूपी है, ये थोड़ा सा ये वाला, ठीक है जी। और यहाँ उड़ीसा तक, ठीक है। और दक्षिण में भी ये पहुंच गए थे यहाँ तक, इतने बड़े। और यहाँ अफगानिस्तान तक भी इन्होंने क्या किया, अटैक किया। ओके, तो इतने बड़े भूभाग पर इनका आधिपत्य हो गया। और एक बार ऐसा लगा कि मुगलों के जो अगले उत्तराधिकारी वो मराठा हैं। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली आए और इनके जो आपसी मतभेद थे, आपसी झगड़े थे, उसकी वजह से क्या हुए, कमजोर होते गए, इनमें फूट रही और फाइनली क्या हो गए, इनका पतन हो गया और अंग्रेज इनकी जगह आ गए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। देखिए 1707 में क्या हुआ, साहू को रिहा कर दिया गया। 1707 में साहू को रिहा कर दिया गया। हमने जब शिवाजी पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था कि जब पुरंदर की संधि हुई, जब पुरंदर की संधि हुई 1665 में, जब पुरंदर की संधि हुई 1665 में, तो क्या हुआ, शिवाजी जो है आगरा के किले में औरंगजेब से मिलने गए। उनके साथ उनका बेटे भी थे, कौन, संभाजी। उनके बेटे कौन थे, संभाजी। और जाहिर सी बात है शायद ये भी रहे होंगे। तो शिवाजी तो फलों की टोकरी में छिपकर आ गए थे, किसी प्रकार सफल हो गए वहां से निकलने में, लेकिन ये वहां फंसे रहे। अब इसके बाद क्या हुआ, संभाजी की मृत्यु तो शायद औरंगजेब के समय ही हो गई, 1707 से कुछ पहले। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम शासक आया, ठीक है, औरंगजेब के बाद, तो उसने अधिकांश जो हिंदू साम्राज्य थे उनसे मेल मिलाप की नीतियां बनाई। और इसी वजह से इन्होंने क्या काम किया, बहादुर शाह जफर तो लास्ट वाला, बहादुर शाह प्रथम, उसने साहू को रिहा कर दिया। अब जब शिवाजी के बाद क्या हुआ था, संभाजी साहू जी तो औरंगजेब की कैद में थे। तो शिवाजी के बाद क्या हुआ था, जो वहां मराठा साम्राज्य का प्रशासन था वो संभाला राजा राम ने, साहू के चाचा ने राजा राम ने। ओके, कुछ समय के बाद राजा राम की मृत्यु हो गई, तो वहां का प्रशासन संभाला किसने, ताराबाई ने। ताराबाई प्रशासन कर रही थी, शासिका की भूमिका निभा रही थी, लेकिन वास्तविक शासक कौन था, इनका बेटा शिवाजी द्वितीय, उसका नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय। और इनका जो सेंटर था, मतलब जो मुख्य केंद्र था, इनका था कोल्हापुर। यानी अगर ये महाराष्ट्र माने आप, तो महाराष्ट्र का जो ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यहाँ कोल्हापुर है। आप मैप में देख सकते हैं, देखिए तो ज्यादा अच्छा है, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं कभी। अब इसके बाद क्या हुआ, जब साहू जी आया तो साहू जी को तो उतना शायद अनुभव नहीं था क्योंकि कई वर्षों से जेल में थे। अब इन्होंने क्या हुआ, इनके योग्य एक अधिकारी थे, ब्राह्मण थे, राजस्व अधिकारी से इन्होंने शुरुआत की थी और धीरे धीरे उच्च पद तक ये पहुंच गए थे। तो उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ को क्या बना, पेशवा बना। पेशवा यानी कि काम करने वाला, यानी कि जो शासक का काम है वो कौन करेगा, पेशवा करेगा। तो 1713 में पेशवा, यहां से समझिए मराठा साम्राज्य की नई प्रथा, नई व्यवस्था शुरू हो गई। अब राजा की जगह काम कौन कर रहा है, असली शासक कौन है, पेशवा। काम सारी शक्तियों से के पास है, मुख्य प्रधान। यानी कि जितने भी मराठा सरदार हैं वो सब किसकी बात मानेंगे, इनकी बात मानेंगे। ओके,
अब जब सारी शक्ति इनके पास है तो व्यक्ति संबंध किससे बनाएगा, उसी से बनाएगा। अब क्या हुआ, इनके बीच में फाइटिंग हुई काफी लंबे समय तक, और फाइनली क्या हुआ, इन्होंने पूरा जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र किसके अधीन हो गया, साहू जी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ ने इनको जीत कर दे दिया। शासक ही है, इन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, ठीक है, अपने आप शासक नहीं बने, काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक शासक साहू है। अब लेकिन इन्होंने कोल्हापुर का जो दक्षिण वाला थोड़ा क्षेत्र था उसको छोड़ दिया, वो किसके लिए छोड़ दिया, राजा नाम के वंशजों के लिए, ताकि वो लोग शासन करते रहे। तो यहाँ तो हो गया बिल्कुल मामला यूनाइट, एक शासक हो गया। अब इसके बाद क्या काम किया इन्होंने, जुल्फिकार खान यानी कि मुगल औरंगजेब के बाद एक तो बहादुर शाह तो खुद बना, और इसके बाद जितने भी शासक बने, मुगल शासक जो भी बने, वो वास्तव में अपनी योग्यता से नहीं बने थे, उन्होंने उनके सामंत, जो शक्तिशाली सामंत थे, शक्तिशाली सरदार थे, वो बनाते थे। तो वास्तविक जो पावर थी सरदारों के पास थी, पढ़ चुके हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है। तो अब जब बहादुर शाह के बाद आया जहादर शाह, बहादुर शाह के बाद आया जहादर शाह। जहादर शाह को क्या बोलते थे, रिप्लाई कीजिए, यस 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 यस, लंपट मूर्ख, परीक्षा में पूछ सकते हैं। जहादर शाह को क्या बोलते थे, लंपट मूर्ख। और बहादुर शाह के बाद जो जहादर शाह आया, जहादर जुल्फिकार, जहादर शाह को किसने बनाया, जुल्फिकार का। अब जो ये बात करेंगे, जो भी संधि वंधि करेंगे, किससे करेंगे, जहादर शाह से थोड़ा ही करेंगे, जुल्फिकार खान से, वास्तविक शक्ति उसके पास है। तो इन्होंने चौथ और स्वदेश मुखी दक्कन, दक्कन मतलब ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग, ये वाला दक्कन में चौथ और स्वदेश मुखी के लिए इसको राजी कर लिया। चौथ का मतलब है कि भाई हम आपकी रक्षा करेंगे, रक्षा किससे, घुड़सी, भाई या तो मैं चौथ दे दो, चौथ मतलब टैक्स, वरना हम आपके यहाँ लूटपाट करेंगे, तबाही मचा कर रखेंगे, ठीक है। तो चौथ तो ये, स्वदेश मुखी क्या है, आप हमें क्या है भाई, आप हमारा वर्चस्व मान लो, इस क्षेत्र में अगर हमारा वर्चस्व मान लिया, हमें मुख्य प्रधान मान लिया, यहाँ के शासक को, साहू को, तो क्या है वो स्वदेशमुखी। तो चौथ और स्वदेशमुखी इनके मुख्य टैक्स थे, ठीक है। अब जुल्फिकार खान से राजी हो गए, तो इनको चौथ स्वदेशमुखी यहाँ से मिलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब इनके संबंध ठीक है मुगलों से भी, ओके। इसके बाद क्या हुआ, सैयद बंधुओं से भी इन्होंने समझौता किया। सैयद बंधु भी क्या है, किंग मेकर, ये किंग मेकर की भूमि, किंग मेकर यानी कि शासक बनाने वाले। अब सैयद बंधु ने क्या काम किया, इसने बनाया था बहादुर शाह जहां, और इसने बनाया था मोहम्मद शाह को, इसको मोहम्मद शाह को, इसको बनाया था मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को बना था, और उससे पहले फर्रुख सियर को हटाया था। यानी कि पहला बहादुर शाह, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहादर शाह को बनाया जुल्फिकार खान ने, फिर आया फर्रुख सियर, ओके। और फर्रुख सियर के बाद आया, फर्रुख सियर को हटाया सैयद बंधुओं ने, किसके साथ मिलकर, बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर 1719 में सैयद बंधु ने किसका तख्ता पलट गया, फर्रुख सियर का। इस और सैयद बंधु ने किसको बनाया मुगल शासक, यस मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या बोलते थे, यस रंगीला, क्यों बोलते थे रंगीला, यस बताइए, रिप्लाई कीजिए, बता चुका हूं मैं। रंगीला बोलते थे जो सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक आकर्षण के कारण उसको रंगीला बोलते थे। अब समझौते में क्या हुआ, जब सैयद बंधु के साथ समझौता हुआ, तो ये डिसाइड हुआ कि शिवाजी के अधीन जो भी क्षेत्र थे, शिवाजी के साम्राज्य के समय जो भी उनके अधीन क्षेत्र थे, वो सारे के सारे आप हमें दे दीजिए, ठीक है जी, दे दिए। और ठीक, और इसमें जो भी 6 सूबे हैं, इसमें चौथ और स्वदेशमुखी का को भी चौथ और स्वदेशमुखी हमें देना इन्होंने स्वीकार कर लिया, मुगलों ने, मराठों को। यानी कि पहले छोटा क्षेत्र जुल्फिकार खान के समय, और बड़ा क्षेत्र हो गया, 6 सूबे। बदले में क्या हुआ, एक तो बगावत रोकेंगे, बगावत रोकेंगे मतलब चौथ, यानी कि खुद अटैक ही नहीं करेंगे, खुद तो अटैक करेंगे नहीं, और जो भी अटैक करेगा फिर उसको दबाने में मुगलों की सहायता करेंगे। दूसरा 10 लाख रुपए पर ईयर इनको देंगे। तो दक्कन की टेंशन इनकी सैयद बंधु की खत्म हो गई। अब इन्होंने अपनी जो एक आस्था है, अपना विश्वास बोलिए, इन पर व्यक्त करने के लिए मुगलों पर, ये बालाजी विश्वनाथ गए, पैदल गए, कहाँ, खुलदाबाद में। खुलदाबाद क्या है, औरंगजेब का मकबरा, इंपॉर्टेंट, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, औरंगजेब का मकबरा, रिप्लाई कीजिए यस खुलदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 में क्या हुआ,
20 में हो गई इनकी मृत्यु। अब इनका बेटा आया कौन, विश्वनाथ हटा दीजिए, बच्चा क्या, बालाजी। तो इनका नहीं सॉरी इनका बेटा है बाजीराव फर्स्ट। कौन आया, बाजीराव फर्स्ट। ये भी बहुत प्रतिभाशाली था, योग्य था, सक्षम था, कूटनीतिज्ञ था, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में ये बोला गया कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक, तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक बाजीराव। इन्होंने, इनके समय क्या हुआ, जो जैसे मैंने बताया मालवा बुंदेलखंड, ये सब किनके समय है, ये बाजीराव प्रथम के समय। अब इन्होंने क्या कहा, मैं निजाम को हराया। निजाम तो टक्कर होनी थी, कि निजाम कहाँ था, यहाँ हैदराबाद। यहाँ कौन था, यहाँ निजाम था, हैदराबाद। ठीक है, यहाँ क्या था, कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक के नवाबों को पराजित कर दिया था। यहाँ क्या कहते हैं, अंग्रेज। जब हमने मैसूर युद्ध पढ़ा, मुगल मैसूर युद्ध, तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ क्या था, ये क्या था, मैसूर राज्य। ये क्या था, मैसूर। यहाँ थे अंग्रेज, यहाँ थे हैदर अली। तो सीमाएं यहाँ से मिल रही है, तो इससे भी युद्ध होगा, इससे भी युद्ध होगा, ठीक है। अब निजाम को हराया, और निजाम को हराया उदयगिर में। निजाम को हराया, नहीं ये तो बाद में हराया, बाद में भी हराया, निजाम को हराया, और इससे भी 14 और स्वदेशमुखी का एक अधिकार ले लिया कि हम अपने क्षेत्र में 14 और स्वदेशमुखी देंगे। उसके बाद 33 में क्या हुआ, सन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए, महत्वपूर्ण सन याद करने हैं बस, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे 13 से पेशवा शुरू हुआ, 33 में क्या हुआ, 33 में जंजीरा के सिद्धियों को मुख्य भूमि से रख किया। देखिए जंजीरा है यहाँ, जंजीरा यहाँ। अगर आप मुंबई को देखें तो मुंबई क्या है, जमीन का एक टुकड़ा समुद्र के अंदर निकला हुआ है, और ये ऐसे करना है, तो यहाँ मुंबई है, यानी कि 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। कुछ काफी हद तक इसकी लोकेशन भी जंजीरा की भी ऐसी है, इससे थोड़ा दक्षिण में है जंजीरा। और ये जंजीरा के जो सिद्धि गिरे वो यहाँ तक फैले हुए थे, बाहर तक। तो इन्होंने, बाजीराव प्रथम ने इनको धकेल दिया कहां तक, केवल जंजीरा तक सीमित कर दिया। जंजीरा के किले के बारे में, ये रायगढ़ जिले में महाराष्ट्र के जंजीरा के किले के बारे में ये कहा जाता है कि इसको किसी भी शासक के द्वारा विजित नहीं किया जा सका, यहां तक कि शिवाजी भी इसको विजित नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि उसको विजित करना बहुत ही मुश्किल था। समुद्र से घिरा है, और इनके पास, सिद्दीकी के पास तोपे थी, आज भी तोपे यहाँ इनकी गड़ी है जंजीरा में, एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, पुर्तगाली। अब यहाँ पुर्तगाली कहाँ थे, गोवा में। पुर्तगाली कहाँ थे, ये गोवा। अब गोवा में भी पुर्तगालियों को भी सिलसिट और बस्तीन से बाहर कर दिया, यानी कि ये भी इसी तरह बाहर तक फैले हुए थे पुर्तगाली, इनको भी धकेल दिया अंदर तक। अब ये कहां तक सीमित हो गए, पश्चिमी तट तक, केवल तट के पास है, ये भी तट के पास, ये भी तट के पास, धकेल दिया। ओके, 40 में हो गई मृत्यु इनकी। लेकिन 40 तक क्या हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया, महाराष्ट्र के बाद मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड तक का जो क्षेत्र है इनके अधीन आ गया, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब हाँ, लेकिन 40 तक आते आते कुछ जो मराठा सरदार थे, मराठा वंश थे, उनका वर्चस्व बहुत मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया। उनमें थे गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले। कौन, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले। शिवाजी कौन थे, भोसले थे वास्तव में, कौन थे, भोसले। तो गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, ठीक है। अब इनके बाद जब 40 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके बाद इनका बेटा आया, कौन, विश्वनाथ हटाजी जी, बच्चा क्या, बालाजी, और बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये बाजीराव सिंघम, देखिए आपने, इससे भी याद हो जाएगा। तो अब आए बालाजी बाजीराव, जिनको बोलते थे नाना साहब। क्या बोलते थे, नाना साहब, यस। अब इनके समय क्या हुआ, इनके समय साहू के हुए 49 में मृत्यु। अब साहू ने अपना सारा राजकाज दे दिया इसको, पेशवा, वे सब पेशवा है। ये क्या, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, सब पेशवा है। तो ये बन गए वास्तविक शासक, अब डायरेक्ट काम कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया पुणे में, और जैसे मैंने बताया कि यहाँ तक इनका क्षेत्र हो गया था, मालवा तक। और ये कहाँ तक अटैक किए भाई, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, उस समय तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक, इसका मतलब छत्तीसगढ़ तक, और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री किससे मिली, उड़ीसा से। तो इसका मतलब है इन्होंने उड़ीसा तक अटैक किया, बंगाल तक अटैक किया। फाइनली यहाँ के शासक ने इनको क्या दे दिया, उड़ीसा दे दिया, ठीक है भाई तुम रखो, टेंशन खत्म। अब तो यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर सब इनका अधीन हो गया, ओके जी।
अब क्या हुआ, 1651 में इनको उड़ीसा मिल गया, 60 में उदयगिरी में निजाम को फिर हराया और एक बहुत बड़ा क्षेत्र उससे ले लिया, जिसका जो राजस्व था लगभग 62 लाख रुपए, 62 लाख रुपए उस समय आता था। अब 52 में इन्होंने क्या काम किया, 1652, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया। इमाद उल मुल्क को क्या बनाया, वजीर बनाया। कहा, मुगल शासन में। वास्तव में मुगल जो शासन था, मुगल क्षेत्र को बिल्कुल सिमट गया, वो केवल दिल्ली तक के आसपास का क्षेत्र है, बस दिल्ली तक के आसपास का क्षेत्र है, लेकिन अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं उसकी आस्था है, अभी भी लोगों में उसकी आस्था है। तो आइए रिवीजन करते हैं। साहू की मुक्ति कब हुई, यस, साहू की मुक्ति कब हुई, 1707 में, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु। किसने छोड़ा साहू को, किसने छोड़ा, रिप्लाई कीजिए, यस यस यस, बहादुर शाह ने। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। ओके, और ताराबाई जो शासन कर रही थी वो कहां कर रही थी, किस क्षेत्र में, यस, कोल्हापुर में। कहा, कोल्हापुर में। पहले पेशवा का नाम बताइए, यस, पहले पेशवा, रिप्लाई कीजिए, यू हैव टू डू रिप्लाई, यस 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 यस, टू मेक ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, 13 से। ओके, अब इसके बाद समझौते हुए जुल्फिकार खां से हो गया, सैयद बंदो से हो गया, और औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, यस, औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद, वेरी गुड। अभी क्या हो गया, सैयद बंदो से साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया, ठीक है जी। बाजीराव भाई साहब आए और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक, ध्यान रखिए। अब इनके समय क्या हुआ, एक तो जंजीरा वालों को धकेल दिया जंजीरा तक। जंजीरा में कौन थे, रिप्लाई कीजिए, यस, सिद्दीकी। पुर्तगालियों को धकेल दिया पश्चिमी तट तक, कहां से, बस्तीन और सिलसिट क्षेत्र से। अब इसके बाद 4 जो थे मराठा सरदार वर्चस्व में आए, क्या थे, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले। आपने सुना होगा, एक हमारे राज्यसभा सांसद भी बने अभी, बीजेपी में आ गए, पहले कांग्रेस में थे। मध्य प्रदेश की जो राजनीति उसमें पूरा उठा पटक रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वास्तव में वो इसी परिवार के हैं, इसी परिवार के वंशज है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके बाद कौन है, बालाजी बाजीराव। इन्होंने क्या ले लिया, उड़ीसा। और इनका जो मुख्यालय था, मुख्यालय वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यालय इनका कहां था, पुणे। मुख्यालय कहां था इनका, पुणे। तो एक स्टोरी टाइप में आपको मैंने बताने का प्रयास किया बहुत अच्छे से। अब कभी भी आप बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, किसी बुक से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा थे कौन, कहां थे, ठीक है जी। बाजीराव के बारे में कहीं भी पढ़ेंगे तो अब आपके दिमाग में बात टिकेगी, अब आप उसको समझोगे, केवल रटोगे नहीं। अगर आप अब बालाजी बाजीराव के बारे में सुनोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो अब आपके दिमाग में बात टिकेगी, रुकेगी, समझ में आएगी, देर तक याद रहेगी, ठीक है। इस तरह पढ़ने का थोड़ा आपके हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, 30 मिनट लग जाए, लेकिन इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा दावा है। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटली एनसीईआरटी से पढ़ा हूं मैं, टोटली एनसीईआरटी से। ओके, तो ये सब काम का है, ठीक है। फैक्ट्स वाले फैक्ट्स पढ़ लीजिए, बड़े एग्जाम वाले इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो पक्का हो जाएगा, केवल एग्जाम में देखने की आवश्यकता होगी आपको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।